हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवेज एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे वे लोग भी इससे लाभ ले सकें। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉलिड स्टेट चैप्टर एंड द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सॉलिड स्टेट्स। आज जो है कि हम लोग जो है कि डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है सॉलिड स्टेट की। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड एज एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन। एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है कि हम लोग क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड्स में डिफरेंसेस क्या है ये हम लोग जो है कि डिस्कस करेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड्स। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। मैटर्स आर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 तरह के सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर्स के टाइप्स होते हैं, और इनका जो एग्जिस्टेंस है यह एक पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो यही यहाँ पर अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, which of these would be the most stable state of a given substance depends upon the net effect of 2 opposing factors। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो भी स्टेट्स हों, इनकी जो स्टेबिलिटी कंडीशन होती है वह जो है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर के एक सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस पर डिपेंड करती है। तो विच, इसमें से जो विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द गिवन सब्सटेंस डिपेंड ऑन द 2 अपोजिंग फैक्टर्स। इसमें 2 अपोजिंग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि जो मोस्ट स्टेबल स्टेट जो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस की। और ये 2 जो फैक्टर्स में कौन कौन से हैं? दीज आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स और एटम और आयंस क्लोजर। पहला फैक्टर से इसमें से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है? टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल, एटम और आयंस क्लोजर। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मीन्स फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स जो है इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल सकते हैं, जिससे कि सॉलिड मटेरियल्स जो है कि बना हुआ। तो ये जो है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है कि एटम्स को क्लोज लाने का वर्क करते हैं। सेकेंड फैक्टर है थर्मल एनर्जी, विच टेंड टू कीप द ए पार्ट बाय मेकिंग देम मूव फास्टर। तो यह जो सेकेंड फैक्टर है थर्मल एनर्जी, यह टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। हाई टेम्परेचर होगा थर्मल एनर्जी हाई होगी, लो टेम्परेचर होगा थर्मल एनर्जी लो होगी। तो थर्मल एनर्जी जो है एटम्स को या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जो है कि एक दूसरे से दूर ले जाने की काम करता है। क्योंकि जब थर्मल एनर्जी हम बढ़ाते हैं तो उससे जो मॉलिक्यूल्स हैं वह मूव करने लगते हैं, फास्टर मूव करने लगते हैं, उसमें जो वेलोसिटी इंक्रीज की जाती है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है यहाँ पर अट्रैक्टिव नेचर होता है। तो अट्रैक्टिव जो नेचर है वह जो है कि कम हो जाता है। तो एट सफिशिएंट लो टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी इज लो। तो जब टेम्परेचर सफिशिएंटली जो है कि पर्याप्त जो है कि लो होता है
तो उस कंडीशन में जो थर्मल एनर्जी होती है वो बहुत ही लो होती है, क्योंकि थर्मल एनर्जी जो टेम्परेचर की क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रिंग देम सो क्लोज दैट दे क्लेम टू वन अनदर। तो इसके बीच में जो है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है कंपेयर टू थर्मल एनर्जी। तो ये क्या करता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं उसको एक दूसरे के क्लोज में लाने का क्या करता है, ट्राई करता है या लाता है, जिससे कि वो क्लोजली क्या आ जाते हैं, बाइंड अप हो जाते हैं एंड एक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन, और एक फिक्स पोजीशन को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दिस कैन स्टिल वाइब्रेट about their mean position and the substance exist in the solid state। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब उनका टेम्परेचर जब लो होता है, थर्मल एनर्जी भी लो हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डोमिनेट करता है, और जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वही क्लोज आकर के एक फिक्स पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये जो है कि अपने मीन पोजीशन पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, और ऐसे सब स्टेट जो है कि सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉलिड स्टेट। तो नीचे जो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल पहली प्रॉपर्टी है दे हैव डिफिनिट मास वॉल्यूम एंड शेप। तो सॉलिड्स जो होते हैं उनका जो है कि एक डिफिनिट मास होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है और डिफिनिट शेप होता है। इनका जो है कि शेप, वॉल्यूम और मास क्या होता है, डिफिनिट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ये क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, शॉर्ट होता है, और इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रांग, और इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर भी एक ध्यान देने की बात है, जब इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस वो लॉन्ग होगा तो फोर्स क्या होगा, वीक होगा, और शॉर्ट होगा तो वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसा कि हमने बताया था, ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है। हैव फिक्स पोजीशंस एंड कैन आल्सो ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनका पोजीशन तो फिक्स होता है, लेकिन ये अपने पोजीशन पर ही, मीन पोजीशन पर वो जो है कि ऑसिलेट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। तो ये जो सॉलिड स्टेट्स होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं एंड रिजिड होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। और रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल ऑब्जेक्ट जिसके जो पार्टिकल्स हैं उसको यदि हम प्रेशर अप्लाई करें उस पर, तो उसका जो पोजीशन है पार्टिकल्स का वो जो है कि चेंज ना हो, तो ऐसे मटेरियल्स को हम रिजिड बोलते हैं। तो सॉलिड जो होता है रिजिड होता है। स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं अब एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। तो स्टूडेंट्स जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं ये दो पार्ट टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस। Solid can be classified as crystalline and amorphous on the basis of the nature of order present in the arrangement of their constituent particles। तो सॉलिड्स जो होती हैं टू टाइप्स के होते हैं, या इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस में। और यह जो क्लासिफिकेशन है यह जो है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड में प्रेजेंट हैं
में जो ऑर्डरिंग का जो नेचर अरेंजमेंट का वो किस तरह का है, इसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन मेन जो है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि सॉलिड्स जो है कि क्रिस्टलाइन है या फिर एमॉर्फस है। मेन ये इसका है, ये एग्जाम में आता है कि सॉलिड क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिफरेंस बताइए। तो अभी हम लोग आते हैं इसके डिफरेंस में, या डिफाइन करने के लिए पूछेगा तो उसका हम लोग अभी देखते हैं कैसे डिफाइन करना होगा। ए क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, ईच ऑफ देम हैविंग ए डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें जो एक लार्ज नंबर आप जो है कि स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें जो है कि क्रिस्टल्स होते हैं स्मॉल, जिनकी संख्या क्या होती है बहुत ही लार्ज होती है। ईच ऑफ देम हैव ए डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। तो जितने इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, इसकी एक डिफिनिट क्या होती है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है। एक पार्टिकुलर टाइप का सॉलिड्स का एक पार्टिकुलर टाइप की ज्योमेट्री होती है। The arrangement of constituent particles that may be atom, molecule or ion in a crystal is ordered and repeated in the 3 dimension। तो constituent particles का जो अरेंजमेंट होता है सॉलिड्स में के अंदर क्रिस्टल में, वो क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है और रिपीट करता है इन 3 डायमेंशन। तो इसमें जो है कि एक ऑर्डरिंग होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट का, और ये जो है कि 3 डायमेंशन में ये रिपीट करता है। ऑर्डरिंग क्या होती है, 3 डायमेंशन में रिपीट करती है। तो ये ऑर्डरिंग जो है कि जो 3 डायमेंशंस हैं, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक तरह की अरेंजमेंट हो, दूसरे डायरेक्शन में दूसरे तरह का अरेंजमेंट हो, तीसरे डायरेक्शन में तीसरे तरह का अरेंजमेंट हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अरेंजमेंट जो होगा, जिस भी डायरेक्शन में जो भी अरेंजमेंट होगा उस डायरेक्शन में वो रिपीट करेगा। इस तरह से तीनों डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपीट होगा इसकी ऑर्डर जो होगा अरेंजमेंट का। इफ़ वी ऑब्जर्व द पैटर्न इन वन रीजन of the crystal, we can predict accurately the position of particle in any other region of the crystal। तो इस तरीके से यदि हमें किसी एक पर्टिकुलर रीजन का क्रिस्टल की एक पर्टिकुलर रीजन का यदि हमें पैटर्न देख लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके हेल्प से जो है कि हम जो है कि किसी दूसरे रीजन में, क्रिस्टल के किसी दूसरे रीजन में पार्टिकल के पोजीशन को एक्यूरेटली हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को देखते हुए हेल्प से हम बता सकते हैं। हाउएवर फार दे मे बी फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसा भी हो सकता है कि जो हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो पोजीशन बताने वाले हैं वो हो सकता है कि वो ऑब्जर्वेशन से बाहर हो, ऑब्जर्व जो है कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्व ना कर सकें, लेकिन हम थ्योरेटिकली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जो पार्टिकल की जिस पोजीशन की या जिस प्रॉपर्टी के बारे में हमें जो है कि जिस रीजन में नहीं पता है उसको भी हम बता सकते हैं। दस क्रिस्टल हैज़ ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका मतलब ये होता है कि जो क्रिस्टल है उसमें क्या होती है, लॉन्ग रेंज की ऑर्डरिंग होती है। मीन्स जो है कि यदि हम किसी एक स्मॉल रीजन का स्टडी कर लेते हैं तो उसको जो है कि उसके बेसिस पर हम लॉन्ग डिस्टेंस पर, लॉन्ग रेंज पर हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं विदाउट ऑब्जर्विंग दैट रीजन, विच मीन्स दैट देयर इज ए रेगुलर पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक रेगुलर पैटर्न है अरेंजमेंट का
पार्टिकल के अरेंजमेंट का। तो पार्टिकल के अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो क्या है, रेगुलर है। इसका मतलब ये होता है क्रिस्टलाइन मटेरियल में विच रिपीट्स इटसेल्फ पीरियोडिकली ओवर द इंटायर क्रिस्टल। तो ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है वह जो है कि एक पार्टिकुलर या एक टिपिकल टाइप का जो कि पीरियोडिक नेचर को शो करता है और वो उसी पीरियड के साथ क्या करता है, रिपीट करता है इंटायर क्रिस्टल में। जैसा कि सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम क्लोराइड क्वार्ट्ज जो है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्या हैं एग्जांपल्स। ग्लास, रबर एंड मेनी प्लास्टिक do not form crystals when their liquid solidify on cooling। तो ग्लास हो गया, रबड़ हो गया और इसके बहुत सारे प्लास्टिक्स होते हैं, ये जो क्रिस्टल फॉर्म नहीं करते हैं। जब इनको हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं कूल करके, तो ये जो है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नहीं बनाते हैं या इसमें क्रिस्टल्स नहीं फॉर्म होते हैं। और क्रिस्टल नहीं फॉर्म होने का मतलब क्या हुआ, उसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। तो दीज आर कॉल्ड एमार्फस सॉलिड्स। तो इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं, एमार्फस बोलते हैं। तो द टर्म एमार्फस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एमार्फोस मीनिंग नो फॉर्म। तो यह जो है कि ग्रीक वर्ड से बना हुआ है एमार्फस। इसका स्पेलिंग होता है AMORPHOS, एमोर्फस। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि नो फॉर्म, जिसका कोई फॉर्म ना हो, कोई फिक्स फॉर्म नहीं होगा, उसको हम एमार्फस बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स that will be atom, molecules or ion in such a solids has only short range order। तो एमार्फस जो सॉलिड्स होते हैं इनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है सॉलिड में, वह जो है कि शॉर्ट रेंज का होता है। इसमें जो है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस पर पार्टिकल की पोजीशन को हम बता नहीं सकते हैं कि क्या होगा पोजीशन, क्योंकि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। तो इस तरीके से यदि हमें क्रिस्टलाइन और एमार्फस में डिफरेंस बताना है, तो क्रिस्टलाइन को बोलेंगे कि ऐसे सॉलिड मटेरियल्स जिसमें जो है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो है कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो क्रिस्टलाइन हो गया, और जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा वो क्या होगा, एमार्फस होगा। तो उस एमार्फस में क्या होता है, शॉर्ट रेंज होती है। तो इन सच एन अरेंजमेंट ए रेगुलर एंड पीरियोडिक रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व ओवर शॉर्ट रेंज डिस्टेंस ओनली। तो एमार्फस में जो रिपीटेड पीरियोडिकली रिपीट करता है पैटर्न, वो सिर्फ शॉर्ट रेंज में ही हमें देखने को मिलता है। वह शॉर्ट में ही थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखेगा, और जिससे हम लोग जो इजीली बता सकते हैं देख करके, लेकिन लॉन्ग रेंज पर हम नहीं बता सकते हैं कि पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। रेगुलर पैटर्न आर स्कैटर्ड। एमार्फस में रेगुलर पैटर्न क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, पीरियोडिक नहीं होता है। एंड इन बिटवीन द अरेंजमेंट इज डिसऑर्डर, और अरेंजमेंट के बीच में डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है। एमार्फस में ऑर्डरिंग नहीं होती। द स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज, जो कि क्रिस्टलाइन है क्वार्ट्ज, एंड क्वार्ट्ज ग्लास, जो कि एमार्फस है, आर शोन इन द फिगर 1.1a एंड b रेस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो फिगर हैं, फिगर 1.1a एंड 1.1b। 1.1a में जो है वो क्वार्ट्ज का है, जो कि क्रिस्टलाइन मटेरियल का है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है।
और दूसरा जो है बी वो क्वार्ट्ज ग्लास का है जो कि एमार्फस बनाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है कि एक हेक्सागोनल यूनिट बन रहा है और ये हेक्सागोनल यूनिट जो है ये क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं एक ये हेक्सागोनल यूनिट है, एक ये है, एक ये है इस लेयर में, एक यहाँ पर ये यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यही जो है कि यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, फिर आगे रिपीट होगा, फिर नीचे इसी के नीचे जो है कि रिपीट होगा। यार यह कह सकते हैं कि इसके ऊपर ये दिख रहा है, इसके ऊपर ये दिख रहा है, इस तरह से यह रिपीट हो रहा है। तो यह क्या होगा, क्रिस्टलाइन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों क्वार्ट्ज ही हैं, ये भी क्वार्ट्ज है, ये भी क्वार्ट्ज है, लेकिन इसमें अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर है। और यहाँ पर अरेंजमेंट जो है कि इनरेगुलर दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ भी है ये सब। तो इस तरीके से ये जो है कि एक क्रिस्टलाइन है, दूसरा क्या है, एमार्फस है। While the two structures are almost identical, yet in the case of amorphous quartz glass, there is no long range error. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का स्ट्रक्चर जो है कि ऑलमोस्ट सेम है, जबकि इनका अरेंजमेंट जो है कि डिफरेंट है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन है क्वार्ट्ज, उसमें जो है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डरिंग दिख रही है, और एमार्फस में क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डरिंग मिल रही है। द स्ट्रक्चर ऑफ एमार्फस सॉलिड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लिक्विड। तो इसका जो स्ट्रक्चर है एमार्फस सॉलिड का, वो जो है कि लिक्विड्स के बहुत ही क्लोज में है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर है, मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है लिक्विड्स जैसा। तो जिस तरह से लिक्विड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं मूव करते रहते हैं फ्री होकर के, तो उनका जो अरेंजमेंट है सही इनरेगुलर होता है। उसी तरह से एमार्फस में भी हमें मिलता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उनका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता, पैटर्न नहीं फॉलो करता। ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द constituent particle, the two type of solids differ in their properties. तो इनके अरेंजमेंट के डिफरेंस से इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट ही होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनकी एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, मीन्स ये जो है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं। At a characteristic temperature, they melt abruptly and become liquids. तो ये जो है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फास्ट जो है कि मेल्ट करते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड एमार्फस सॉलिड्स ऑफन मेल्ट एंड स्टार्ट फ्लो ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो एमार्फस में क्या होता है कि पहले जो एमार्फस सॉलिड्स होते हैं पहले सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा सा वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, धीरे से थोड़ा सा जो है कि वो मेल्ट होते हैं, फिर उसके बाद जो है कि वो फ्लो होना शुरू करते हैं लिक्विड में, फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें पहले सॉफ्टनिंग आती है, मेल्टिंग फिर होती है, फिर उसके बाद जो है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। और यह जो है कि जब ये प्रोसेस होते हैं, इसी भी जो टेम्परेचर है सॉलिड एमार्फस का वो चेंज भी होता रहता है। तो एक हमें रेंज मिलती है, रेंज में ये सब प्रोसेस होते हैं। एंड दे कैन मोल्डेड एंड ब्राउन इनटू वेरियस शेप्स। तो इसको जो है कि डिफरेंट शेप में इसको क्या करते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, ब्लोन कर सकते हैं। एमार्फस सॉलिड्स हैव द सेम structural feature as liquid and are conveniently regarded as extremely viscous liquid। तो एमार्फस सॉलिड्स जो होता है इनका स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर जो फीचर होता है वो लिक्विड की जैसा होता है, और ये जो है कि कन्वीनियंटली इसको हम जो है कि ये मान सकते हैं कि ऐसा लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी क्या है, बहुत ही हाई है, एक्सट्रीमली हाई है विस्कोसिटी। तो एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड को जो है कि हम एमॉर्फस सॉलिड बोल सकते हैं। दे मे बीकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। तो ये एमॉर्फस सॉलिड्स जो है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट civilization are found to become milky in appearance because of some crystallization। तो कुछ ग्लासेस होते हैं जो कि बहुत ही ओल्ड टाइम से यूज करते हुए लोगों ने आया देखा है उसमें कि उसको वो जो है कि एक मिल्की कलर में चेंज हो जाते हैं, पियर होते हैं मिल्की कलर, और मिल्की कलर में इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है। लाइक लिक्विड एमॉर्फस सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो। तो लिक्विड जैसे फ्लो करता है उसकी टेंडेंसी होती है, उससे तो एमॉर्फस सॉलिड्स में भी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, दो वेरी स्लोली। जबकि ये जो फ्लो होता है वो बहुत ही स्लो होता है। लिक्विड जो एक्चुअल लिक्विड होते हैं उनकी रिस्पेक्ट में बहुत ही स्लो जो है कि फ्लोइंग होती है प्रॉपर्टी। देयरफॉर समटाइम्स दीज आर कॉल्ड सूडो सॉलिड और सुपर लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो इसलिए हमें कभी कभी जो है कि एमॉर्फस जो सॉलिड है उसको हम सूडो सॉलिड बोलते हैं, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो एमॉर्फस सॉलिड जो होती है इसकी प्रॉपर्टी आइसोट्रॉपिक होती है, इनकी जो नेचर होता है आइसोट्रॉपिक होता है। सभी डायरेक्शन में इनकी जो प्रॉपर्टी हम मेजर करें किसी भी डायरेक्शन में तो वो सेम आती है, किसी भी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी चेक करें। Their properties such as mechanical strength, refractive index, electrical conductivity, etc. are same in all direction। तो ये जो है कि सब डायरेक्शन में क्या आती हैं, सेम आती हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ले लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो लॉन्ग रेंज आर्डर इन देम। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लॉन्ग रेंज की आर्डरिंग नहीं होती है, इसलिए ऐसा होता है, प्रॉपर्टी सेम आती है हर डायरेक्शन। एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज नॉट डेफिनेट अलॉन्ग ऑल द डायरेक्शन। और सभी डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट नहीं होता, तो इसकी वजह से ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। देयरफॉर वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी सेम अलॉन्ग एनी डायरेक्शन। तो किसी भी डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, इनका नेचर एनिसोट्रॉपिक होता है। डिफरेंट डायरेक्शन में यदि मेजरमेंट करते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी को तो वो जो है कि डिफरेंट आ सकते हैं। तो दैट इज सम ऑफ देयर फिजिकल क्वांटिटी लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो डिफरेंट वैल्यूज when measured along different direction in the same crystal। तो यदि हम एक क्रिस्टल लेते हैं तो उस क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू हम मेजर करते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आती है। दिस arises from different arrangement of particle in different direction। तो ऐसा होता इसलिए क्योंकि जो अरेंजमेंट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में वो डिफरेंट होता है, इसलिए हमें जो है कि डिफरेंट
प्रॉपर्टी मिलती है। अब इसको एग्जांपल्स के से देखते हैं। दिस अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंट रेंज ऑफ द दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.2। तो 1.2 है, इसको फिगर में देख लेते हैं। ये फिगर है 1.2। इसमें एक एनिसोट्रॉपी नेचर इसमें शो किया गया है क्रिस्टल्स का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो लाइनें हैं, ए बी डायरेक्शन हमने लिया है, लाइन से इसको शो किया है, और दूसरा है सी डी डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ए बी जो लाइन है, डायरेक्शन है, इसमें जो है कि एक साइड में जो है कि ब्लू कलर के डॉटेड किए हुए एटम्स हैं, दूसरे साइड जो कि रेड ओपन रिंग के एटम्स हैं। और यदि ये इस सी डी डायरेक्शन में देखें तो इसमें दोनों साइड में अल्टरनेटिवली जो है कि ब्लू और रेड कलर के शो किए हुए। तो इस तरीके से क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है, इसमें जो है कि जो दो डायरेक्शन हमने लिया है, ए बी और सी डी, इसमें जो है कि इन्वायरमेंट जो है एटम्स का वो क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह से ये एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। दिस फिगर shows a simple two-dimensional pattern of arrangement of two kinds of atoms। इसमें 2 डायमेंशन में दो डिफरेंट तरह के एटम्स का अरेंजमेंट दिखाया गया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी सच एज ए रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस माइट बी क्वाइट डिफरेंट इन टू डायरेक्शन इंडिकेटिंग इन द फिगर। तो इसमें जो है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और मैकेनिकल स्ट्रेस निकालेंगे या शियर स्ट्रेस, तो यह जो है कि डिफरेंट आएंगे, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डायरेक्शन में, तो वो डिफरेंट आएगा। तो यह डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं। डिफॉर्मेशन इन सी डी डायरेक्शन डिस्प्लेसेस रो विच हैज़ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, वाइल इन ए बी डायरेक्शन रो मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम आर डिस्प्लेस्ड। जैसा कि हमने बताया, तो ए बी जो डायरेक्शन है उसमें जो है कि एक साइड जो है कि एक तरह के एटम है, दूसरे साइड जो एक सारे दूसरे तरफ के एटम है, जबकि सी डी जो डायरेक्शन है उसमें जो है कि अल्टरनेटिवली जो है कि दो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स आ रहे हैं। The difference between the crystalline and solid amorphous are summarized in the table 1.1। इनका डिफरेंस इसमें समराइज किया गया है। तो स्टूडेंट्स आइए इसके डिफरेंस को हम देख लेते हैं। टेबल 1.1 डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड amorphous सॉलिड्स। शेप क्रिस्टलाइन का क्या होता है, डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। एमार्फस में इरेगुलर शेप होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स आर मेल्ट एट ए शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, एमार्फस में दे मेल्ट ग्रेजुअली, पहले सॉफ्टेन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर में ये होते हैं। क्लीवेज प्रॉपर्टी, व्हेन कट विथ ए शार्प एज टूल they split into two pieces and the newly generated surfaces are plain and smooth। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को यदि हम कट करते हैं किसी शार्प एज्ड टूल से, तो ये दो पार्ट्स में क्या होते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, और न्यूली जनरेटेड जो सरफेस होगा वो प्लेन और स्मूथ होगा। एमार्फस में क्या होता है, वेन कट with a sharp edge tool they cut into two pieces with irregular shape। तो एमार्फस को कट करेंगे, दो पीस में कट होंगे,
और उससे जो जनरेट होगा सरफेस वह इनरेगुलर होता है, प्लेन और स्मूथ नहीं होता। हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव ए डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो क्रिस्टलाइंस की जो एंथैल्पी होती है वह एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, डिफिनिट वैल्यू होती है। एमार्फस में क्या होता है, दे डू नॉट हैव डिफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की एंथैल्पी जो है कि डिफिनिट नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एनिसोट्रॉपी, क्रिस्टलाइंस आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, एमार्फस आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ये सूडो सॉलिड या फिर क्यूब सुपर कूल लिक्विड होते हैं। ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डरिंग होती है और एमार्फस में ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डरिंग होती है। Besides crystalline and amorphous solids, there are some solids which apparently appear amorphous but have microcrystalline structure. Besides crystalline and amorphous solids, there are some solids which apparently appear amorphous but have microcrystalline structure. कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड्स के अलावा कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जो कि इस तरह से दिखने में एमार्फस होते हैं, लेकिन उनमें जो है कि माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। मीन्स इस तरह से अपीयर होंगे एमार्फस जैसा, लेकिन उसका जो है कि लोकल में जो है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो। दीज आर कॉल्ड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ऐसे जो है कि सॉलिड्स को हम पॉलीक्रिस्टलाइन बोलते हैं। मेटल्स ऑफन अकर्स इन पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन। तो मेटल्स जो होते हैं वो पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन में होते हैं। इंडिविजुअल क्रिस्टल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, सो इन ए मेटेलिक सैंपल वन individual crystals are randomly oriented, so a metallic sample may appear to be isotropic even though a single crystal is anisotropic. तो इंडिविजुअल जो क्रिस्टल्स होते हैं वह जो है कि रैंडमली ओरिएंटेड हो सकते हैं। मेटल का सैंपल यदि हम लेते हैं तो उसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स होंगे उस मेटल के सैंपल में, तो उसमें जो डिफरेंट क्रिस्टल्स होंगे इंडिविजुअल क्रिस्टल वह रैंडमली क्या हो सकते हैं, ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो यदि हम बहुत सारे क्रिस्टल का सैंपल लेते हैं और उससे हम प्रॉपर्टी देखेंगे तो रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से उसमें जो है कि आइसोट्रॉपिक बिहेवियर दिखेगा। और यदि हम सिंगल क्रिस्टल की बात करेंगे उससे प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो वो एनिसोट्रॉपिक दिखेगा। एमार्फस सॉलिड्स आर यूजफुल मटेरियल। एमार्फस सॉलिड जो है कि काफ़ी यूजफुल होता है, डेली लाइफ में इसका यूज होता है। जैसे ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गई। फाइंड मेनी एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। तो हम डेली लाइफ में आप देख सकते हैं कि रबर का, ग्लास का, प्लास्टिक का हम लोग यूज करते हैं। तो एमार्फस सिलिकॉन इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टाइक मटेरियल अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो सिलिकॉन, एमार्फस सिलिकॉन एक ऐसा एग्जांपल है जो कि फोटोवोल्टाइक मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। तो फोटोवोल्टाइक मीन्स जो है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा वर्क करता है। मीन्स ये जो कि सन लाइट को जो है कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इससे जो है कि कन्वर्ट होता है, इस पर हम सनलाइट को इंसिडेंट करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना है। आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा।
तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।